नमस्कार, मैं हूं आशुतोष त्रिपाठी और पंजाब केसरी नवोदय टाइम्स में आपका स्वागत है। पूरे देश में कोरोना का वैक्सीनेशन 16 जनवरी से शुरू होने जा रहा है। जिस तरह की खबरें आई हैं, तैयारियां पूरी हो गई हैं। ड्राई रन बहुत सारे किए जा चुके हैं और अब वैक्सीनेशन की बारी है। वास्तविकता में वैक्सीनेशन की बारी है। दिल्ली में भी बहुत सारे स्थानों पर लगातार ड्राई रन चल रहा है और जिस तरीके से तैयारियां सामने आ रही हैं, वैक्सीनेशन करने में किसी तरीके की कोई दिक्कत कहीं नहीं आएगी। वैक्सीनेशन में सबसे बड़ी चीज जो होगी, वैक्सीन का आना और उसे स्टोर करना, फिर उसको डिस्ट्रीब्यूट करना। दिल्ली में सबसे बड़ा जो स्टोरेज सेंटर होगा वो होगा राजीव गांधी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल। जी हाँ, किस तरीके से वैक्सीनेशन की अभियान को चलाया जाएगा और वैक्सीन आखिर किस किस तरीके से लगाई जाएगी, उसका क्रम क्या होगा, उसके फायदे नुकसान, और जो दुनिया में एक बात चल रही है कुछ वैक्सीन को लेके कि उसके साइड इफेक्ट्स बहुत ही रिस्क वाले देखे जा रहे हैं, काफी अच्छे परिणाम उनके नहीं आए हैं। इन्हीं सब विषयों पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं राजीव गांधी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के डायरेक्टर डॉक्टर BL शेरवाल जी। डॉक्टर शेरवाल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। सबसे पहले आपसे सवाल यही कि 16 तारीख से जो वैक्सीनेशन कार्यक्रम दिल्ली में शुरू होने जा रहा है, उसको लेकर राजीव गांधी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल सबसे बड़ा स्टोरेज सेंटर है, किस तरीके से व्यवस्था की गई है और क्या कुछ आप बता सकते हैं इसमें? आशुतोष जी, जैसे आपने बताया कि राजीव गांधी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल अभी तक कोविड हॉस्पिटल की तरह हम लोग काम कर रहे थे और आपको मालूम है कि कैसे हम लोग मरीजों की देखभाल ट्रीटमेंट के लिए हम लगे हुए थे। लेकिन जैसे ही हमें मौका मिला कि अब वैक्सीन आने वाली है और आज ही जैसे रिजल्ट आया कि पता लगा कि 16 तारीख से हम लोग वैक्सीन देने जा रहे हैं जी। ये एक हमारे लिए बड़ा चुनौतीपूर्ण वक्त था और जब हमको कहा गया कि आप राजीव गांधी में दिल्ली का वैक्सीनेशन के लिए सबसे बड़ा सेंटर होगा स्टोरेज के लिए, तो जो हमारे से अपेक्षा थी वहाँ हमने एक जगह का जो चुनाव करना, उसके बाद उस जगह को इस लायक बनाना कि वो डायरेक्ट जो अप्रोचेबल रहे, सुरक्षित रहे और जो वैक्सीन आएंगी और वहां से डिस्ट्रीब्यूट होगी, उसके लिए भी वो जगह ऐसी हो कि कोई आगे फ्यूचर में प्रॉब्लम ना आए। तो वो आपने अगर राजीव गांधी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल देखा होगा, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर इस तरह से बना हुआ कि हम एक अलग से एक यूटिलिटी बिल्डिंग है जिसका हमने चुनाव किया और उसमें जो वैक्सीनेशन सेंटर आज की डेट में बना है, उस पे हमने वो जो चेंजेस या रिक्वायरमेंट थी, चाहे वो रूम का जो साइज है उसको लेकर था या कुछ दरवाजे जो का साइज को लेके था या कुछ इलेक्ट्रिकल पॉइंट्स बढ़ाने का या हमारा जो बेसिकली कि हाउ बिग रेफ्रिजरेटर या वॉक इन रेफ्रिजरेटर जो रिक्वायरमेंट है उनकी, वो कैसे और कहाँ रखे जाएगा, उसका दिल्ली सरकार के हमारे सारे ऑफिसर्स और जो वैक्सीन के साथ जुड़े हुए हैं उनकी सलाह पे और उनके साथ सिविल इंजीनियर्स जो लगे थे, पिछले 1-1.5 महीने में जो जो रिक्वायरमेंट थी वो पूरी हुई है और अब हम इस स्टेज पे पहुंच चुके हैं कि जो वैक्सीनेशन स्टोरेज के लिए रिक्वायरमेंट होती है, जिसमें चाहे वो ILR हो या वॉक इन रेफ्रिजरेटर हो या वॉक इन फ्रिज हो, तो वो सभी चीजें जो जहां जहां होनी चाहिए थी उस हिसाब से काम हुआ है। लेकिन अभी जो शुरुआत में बात हो रही है कि क्योंकि ये वैक्सीन जो हिंदुस्तान में लॉन्च होने जा रही है, वो उसका टेम्परेचर जो रिक्वायरमेंट है वो 2 से 8 है जी। और इसमें हमारे पास जो इक्विपमेंट्स अभी हैं वो इस तरह से सक्षम है कि 2 से 8 पे पूरी
स्टोरेज हम राजीव गांधी में पूरे दिल्ली के लिए कर पाएंगे। और जरूरत के हिसाब से अगर कुछ मॉडिफिकेशन अगर उसके अंदर रिक्वायर होगी तो उसके लिए भी हम सक्षम हैं, और आगे सरकार के आदेश के अनुसार या जरूरत के अनुसार उसको हम पूरा करेंगे। तो वो हमारा सेंटर जो है पूरी तरह से तैयार है, और हम 16 तारीख का बिल्कुल जो है बड़ी उत्सुकता के साथ इंतजार कर रहे हैं। और हम जानते हैं कि कितना बड़ा दिन होगा वो हमारे इंस्टीट्यूट के लिए भी और बाकी दिल्ली वासियों के लिए भी, कि वहाँ वैक्सीन पहुंचेगी और वहां से वैक्सीन कैसे आगे जाएगी। जी डॉक्टर साहब, जिस तरीके से एक तो सबसे बड़ा स्टोरेज सेंटर आपका हॉस्पिटल होगा, उसके बाद चूंकि वैक्सीन अल्टीमेटली सबसे पहले तो हेल्थ वर्कर्स को लगनी है जो भी है, उसके बाद फिर फ्रंट लाइनर्स, फिर उसके बाद फिर जो एज जिनकी ज्यादा है उनको, एक क्रम बना हुआ है। लेकिन कहीं ना कहीं जब ये आम आदमी को लगनी शुरू होगी तो हर आम आदमी इस समय ये जरूर जानना चाहता है कि वैक्सीन जो है वो लगेगी तो किस तरीके से लगेगी, उसके लिए उसको किस तरीके से तैयारी करनी होगी। थोड़ा सा इस विषय में भी बताएं कि वैक्सीन की जो वैक्सीनेशन की प्रक्रिया है वो कैसे की जाएगी। देखिए, इसके लिए मैं भारत सरकार का और सभी स्टेट्स का बहुत बहुत जितना वो बधाई के पात्र हैं, क्योंकि वैक्सीनेशन पहली बार हिंदुस्तान में इस लेवल का वैक्सीनेशन हो रहा है, और वो भी अडल्ट लोगों का। अभी तक हम वैक्सीन की जब बात करते थे तो वो बच्चों के लिए वैक्सीनेशन की बात करते थे, जो हमारे पास जो अभी तक प्रोसीजर था उसके हिसाब से केवल हम बचपन में जो बीमारियां होती हैं उनको कवर करते थे, तो उसके लिए हमारी टीम सक्षम थी। लेकिन आज पहली बार हम इतने बड़े पैमाने पर अडल्ट वैक्सीनेशन की बात कर रहे हैं, तो उसके लिए देश के अंदर जो मेडिकल फैसिलिटीज डेवलप की गई हैं, और आज की डेट में वैक्सीन के लिए जो आप देख रहे हैं तैयारी किए गए हैं, वो बहुत ही प्रसन्नता होती है देख के। राइट फ्रॉम उनका जो हम कहेंगे गाइडलाइन बनाना, SOP बनाना, और उसके बाद पूरे स्टाफ जो हमारे हेल्थ कर्मी हैं, जो पैरामेडिकल हैं, नर्सिस हैं, और डॉक्टर जो नोडल ऑफिसर हैं हमारी वैक्सीनेशन के लिए, उन सब को ट्रेनिंग का काम ड्राई वैक्सीनेशन जो ड्राई रन था उससे पहले बाखूबी पूरे देश के अंदर किया गया, और उनको एक एक चीज बारीकी उसकी समझाई गई है, और ट्रेनिंग में उनके जो शक शुबा जो शंका थी वो दूर की गई है, और उनको अब इतना कॉन्फिडेंस हो गया है कि हम अब ड्राई रन हुआ उसके बाद तो उनको ये मालूम है कि वैक्सीन उनको कहाँ से आएगी, कब आएगी, और वो कैसे रखनी है, कैसे ट्रांसपोर्ट करना है उसका, और क्या इम्पोर्टेंस है उसकी, जो उनको ऑलरेडी पता है। लेकिन फिर भी क्योंकि ये कोविड की इन्फेक्शन की वैक्सीन की बात हो रही है, तो इसके लिए और बड़ी सावधानी की आवश्यकता है। तो वो बहुत बड़े पैमाने पे किया गया है, और मैं मानता हूं कि जो SOPs हैं उसके हिसाब से अगर हम ये कहें कि क्या प्रक्रिया रहेगी, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि वैक्सीन सबसे पहले लगेगी हमारे जो डॉक्टर्स हैं, हेल्थ कर्मी हैं, जितने नर्सिस हैं, या पैरामेडिकल स्टाफ जिसके टेक्नीशियन हैं, या इवन सफाई कर्मचारी हैं, MTH, जो भी लोग हमारे हॉस्पिटल सेटअप में जो कोविड मैनेजमेंट में काम कर रहे हैं, और या फ्रंटलाइन वर्कर जो हैं, जो इंटरेक्शन में सामने जो है कोविड वैक्सीन उनको दी जाएगी। तो ऐसे करके हमारे कुल मिला के जो प्रायोरिटी लिस्ट बनी है वो 3 करोड़ के आसपास लोग हैं। तो पहली पंक्ति में, या मैं कहूँगा कि पहले उनको पहला शॉट दिया जाएगा, और उसके 2 कारण हैं। एक कारण ये है कि क्योंकि वो ही सामने कोविड पेशेंट्स के साथ
काम करते हैं और अपनी जान पे खेल कर, बहुत सारे हेल्थ कर्मी ने भी अपनी जान गंवाई है अभी। तो उसके लिए बहुत जरूरी है कि उनका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाने के लिए कि वो इस बीमारी से सुरक्षित हैं, तो वो इलाज के लिए अपने पहले से ही बहुत अच्छा काम कर रहे थे, लेकिन एक उनके अंदर कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा। एक तो वो है, दूसरा ये है कि आम जनमानस को इस चीज से कॉन्फिडेंस आएगा कि जो वैक्सीन की अभी बात कर रहे हैं आप, कि उससे कुछ भ्रम है, कुछ शंका है, वो आम जनता में इससे दूर हो जानी चाहिए कि ये पहली जो वैक्सीन है, जब हम इमरजेंसी यूज की बात कर रहे हैं, तो किसी और को नहीं लग रही है। हमारे आज की डेट में हम उसको बेनिफिशियरी कह सकते हैं, लेकिन एक तरह से हम ये कहेंगे कि एक्सपेरिमेंटल लोग भी हम ही लोग हैं, तो हम उसके लिए तैयार हैं। और जो देश के लिए और पूरा सिस्टम मैं मानता हूँ, जो भारत सरकार हो या स्टेट की सरकार हो, जब तक आप लोग सिस्टम पे जो है विश्वास नहीं करेंगे, तो उसका जो मेडिसिन हो या कोई वैक्सीन हो, उसके लिए कॉन्फिडेंस उजागर नहीं कर सकते। तो सबसे बड़ा तो चीज ये है कि हमारा सिस्टम बहुत अच्छा है, हमारे रेगुलेटर ने कोई कमी नहीं छोड़ी, कोई मैन्युफैक्चरर ने कोई कमी नहीं छोड़ी, और सरकार ने इसको फाइनली लॉन्च करने की जो डेट थी उसमें भी कोई जल्दबाजी नहीं है। तो मुझे लगता है कि सिस्टम बहुत अच्छे से काम करेगा और हम सब लोग इससे सुरक्षित होंगे कोविड से। जी डॉक्टर साहब, जिस तरीके से विदेशों से कुछ खबर आई है जिसमें ये कहा जा रहा है कि वैक्सीनेशन के बाद काफी गलत परिणाम सामने आए हैं, डेथ जैसी बात भी कही जा रही है, तो वो डिफरेंट कंपनियों की वैक्सीन है, हमारे यहाँ जो लग रही है वो डिफरेंट कंपनी की वैक्सीन है। हम थोड़ा सा चाहेंगे इसको भी क्लियरिफाई कर दीजिए आप। जी देखिए, ऐसे जो वैक्सीनेशन की बात होती है, वैक्सीनेशन एक्चुअली अगर मैं एक सिंपल सी भाषा में कहूँ कि जो सबसे पहला जो काम है वैक्सीन का, जब हम ट्रायल पर जाते हैं, जो फेज 1 हो चाहे फेज 2 हो या फेज 3 हो, उसको जब हम स्टेप बाय एक एक करके हम देखते हैं, फेज 1 हो या फेज 2 हो, उसमें पहला काम है सेफ्टी। सेफ्टी का मतलब जिसको लगना है उसको शरीर पर कोई ऐसा तुच्छ परिणाम या कोई गलत असर ना पड़े शरीर पर, या कोई ऐसा नुकसान ना हो जो हम पहले से जिसको जानते हो। तो सबसे बड़ा यही रहता है कि जो वैक्सीन की हम बात करते हैं, वैक्सीन हमेशा दो चीजें देखते हैं कि सेफ्टी जो मैं अभी बता रहा हूं, और दूसरा वो एफिकेसी जो के जो जिसके लिए वैक्सीन बनी है उस बीमारी से बचाए। तो जब भी हम वैक्सीन का कैंडिडेट की बात करते हैं तो हमेशा पहला काम है कि उस वैक्सीन को या तो उसको किल करके या उसको लाइव एटेन्यूएट करके, यानी कि वो जिंदा रहती है लेकिन उसके अंदर वैक्सीन में केवल इन्फेक्शन जो पैदा करने का काम है वो नष्ट किया जाता है, किल में भी और एटेन्यूएट में भी, और इवन एमआरएनए और डीआरएनए भी, जो जितने भी अभी आज की डेट में वैक्सीन आई है, पहला काम यही है कि जो इन्फेक्शन पैदा करने वाला गुण है उसका, उसको नष्ट करना। उसके बिना कभी वैक्सीन ट्रायल में नहीं आ सकती। दूसरा जो काम है वो है एफिकेसी या इम्यूनोजेनिसिटी। कई लोगों में क्या होता है कि इम्यूनोजेनिक तो है लेकिन एफिकेसी नहीं है, यानी कि वो प्रभावी नहीं है या बचाव नहीं कर पा रही है। वो ऐसा हो सकता है लेकिन उससे कोई नुकसान नहीं है। तो इसीलिए ये मोटा मोटा अगर ये कहे, वैक्सीन के जब भी कोई जो हम कह रहे हैं कि साइड इफेक्ट आते हैं, वो आम तौर पर वैक्सीन के कारण नहीं आते हैं। वो हम वैक्सीन के बिल्कुल माइनर साइड इफेक्ट जरूर होते हैं, जिसमें हल्का बुखार होना, स्वेलिंग होना, और कई बार साइकोलॉजिकली उसको लगता है थकान होना। ये चीजें तो हो सकती हैं। कोई बार जो है ना, कोई मतलब वॉमिटिंग टाइप या कुछ ऐसा इंडिविजुअली कई बार हो सकता है कि जैसे उसको लगे, लेकिन और कोई बीमारी इससे या साइड इफेक्ट इससे यूजुअली नहीं होता। हाँ, एक एनाफाइलेक्टिक शॉक की बात होती है जो अक्सर हमेशा ब्लेम किया जाता है वैक्सीन के ऊपर।
एक्चुअली क्योंकि जितनी भी वैक्सीन है वो एक प्रोटीन रहता है। प्रोटीन के साथ कई बार कई लोग जो हाइपर सेंसिटिव हैं उनके अंदर हाइपर सेंसिटिव होने के नाते हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन होता है, उसके कारण अलग अलग तरह से इफेक्ट आता है उसके अंदर, चाहे वो एकदम उनको शॉक में जाना या कई बार एलर्जिक रिएक्शन होना जिसमें पूरे शरीर पे दाने होना या जो है बेहोशी होना, या इवन कई बार जैसे आपको याद होगा वो टाइम जब पेनिसिलिन से अगर हाइपरसेंसिटिव होती थी तो मतलब मरीज की जान भी जा सकती थी। जी। तो वो जो हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन है या एनाफाइलेक्टिक शॉक है, एनाफाइलेक्टिक रिएक्शन है, वो से हो सकता है, वो किसी भी वैक्सीन से हो सकता है, जरूरी नहीं कि कोविड की वैक्सीन से हो। जी बिल्कुल। नंबर 2, जो एक और चीज मैंने बताई कि अगर आपका जो ट्रांसपोर्ट में टेम्परेचर उसका जो रिक्वायर्ड है 2 से 8 या -70 -70 जितना भी अलग अलग वैक्सीन का है, वो अगर नहीं मेंटेन हुआ तो उससे क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा कि वो इफेक्टिविटी नहीं रहेगी उस वैक्सीन की, लेकिन कोई नुकसान नहीं होगा। नुकसान एक तरह से और हो सकता है कि अगर जो वैक्सीन है उसके हैंडलिंग के दौरान कुछ प्रॉब्लम आए और वो वैक्सीन कंटामिनेशन उसमें हो जाए, कुछ और कीटाणु उसके अंदर घुस जाए, तो वो एक तरीका है कि उसका साइड इफेक्ट उसके कारण हो सकता है। लेकिन एज फार एज वैक्सीन के जो कैंडिडेट से साइड इफेक्ट होना वो बिल्कुल नॉन है और बिल्कुल नॉर्मल जो रहते हैं मिनिमम साइड इफेक्ट, तो इसलिए उससे डरने की जरूरत नहीं है। जो रिपोर्टेड साइड इफेक्ट की बात आ रही है कि वो इम्यूनोलॉजिकल या मतलब कोई सीरियस इफेक्ट है, वो अभी उसकी पूरी जांच मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसा कोई तथ्य आया है। लेकिन जो भी कंपनी होगी उसका पूरा जब हम इसको ट्रायल 3 में जब इसका फाइनल हम एनालाइज मेटा एनालिसिस कर ये रेगुलेटर के पास जाएंगे अपना पूरा डाटा लेकर, तो वो पूरा का पूरा जो फीडबैक पेशेंट्स का होता है वो पूरा डाटा रेगुलेटर के पास जाता है, उसको एनालाइज किया जाता है एक एक का। और इसीलिए आज की डेट में हिंदुस्तान में जो दोनों वैक्सीन है उनका इमरजेंसी यूज के लिए और कोवैक्सीन के लिए तो वैसे ही उन्होंने कहा कि इन व्यू ऑफ द न्यू स्ट्रेन इन यूके, तो वो इसलिए कि हम हमारे लिए जान मान ज्यादा प्यारी है, तो अगर इमरजेंसी में इतने केसेस आने लगे तो हम इसको यूज कर सकते हैं, अदरवाइज अभी कोविशील्ड ही यूज होगी। जी डॉक्टर साहब, जिस तरीके से कोविशील्ड की बात की जा रही है जो पुणे की सीरम इंस्टीट्यूट द्वारा तैयार किया गया है और ऑक्सफोर्ड में उसको इजाद किया गया, कोविशील्ड कहीं से भी अभी तक उसकी कोई रिपोर्ट ऐसी नहीं आई है जिसके तहत कहा जाए कि वो खतरे वाली कोई बात है। और आपने भी बिल्कुल बताया कि कई चरण होते हैं और उसके बाद जाकर वैक्सीन आम लोगों को लगाने के लिए लाई जाती है। और उससे भी बड़ी बात आपने जो कही कि सबसे पहले आम आदमी को नहीं, स्वास्थ्य कर्मियों को लगेगा, कहीं ना कहीं एक तरीके से उनके ऊपर एक्सपेरिमेंट होगा। जिस तरीके से आप लोगों ने कोरोना काल में एक तरीके से कोरोना वॉरियर की तरह पूरे संक्रमण से लड़ा और लोगों को निदान किया, लोगों को ठीक किया, ठीक उसी तरीके से वैक्सीनेशन में भी आप लोग बिल्कुल समर्पण की भावना के साथ और कोरोना वॉरियर नहीं, अब कोरोना वैक्सीनेशन वॉरियर की तरह सामने आएंगे। तो निश्चित रूप से यह स्वास्थ्य कर्मियों द्वारा जनता के लिए, भारत की जनता के लिए एक बड़ा मतलब एक कहा जाए जिसे कि महान योगदान कहलाएगा। डॉक्टर साहब, मैं आपसे यह जरूर जानना चाहूंगा कि क्या कुछ क्षमता के बारे में बता पाए आप कि किस तरीके से कितनी स्टोरेज होगी, एक दिन में कितनों को लग पाएगा, क्योंकि हमारे दिल्ली में कितने स्वास्थ्य कर्मी हैं, उनका कुछ अगर आप बता पाए तो। जी देखिए, उसमें ऐसा है कि जो अभी हमारे पास टोटल साइट्स हैं 621 साइट अभी डेजिग्नेट की गई हैं दिल्ली के अंदर, और जो पूरा रोल आउट होगा तो 1000 साइट्स होंगी और एक दिन के अंदर एक साइट पर 100 लोगों से ज्यादा वैक्सीनेशन नहीं दी जाएंगी। उसका कारण एक यही है कि एक तो जो प्रोसेस है वो इतना सिस्टमाइज है, उसके अंदर हम नहीं चाहेंगे या पूरा सिस्टम इस तरह से बना हुआ है
कि जो भी बेनिफिशियरी आए उसको पूरा टाइम दिया जाए, जल्दबाजी ना की जाए और ऐसा नहीं हो कि कोई गलत आदमी को टीका लगे, तो उनको इसीलिए पहले पूरा उनकी जांच की जाएगी और जांच करने के बाद ये वही व्यक्ति है जो जिसने रजिस्टर किया है, जिसका नाम है, जिसका आईडी कार्ड सॉफ्टवेयर में है, उसको पहचानने के बाद फिर आगे भेजा जाएगा। उसके बाद उसको दोबारा से वेरीफाई करते हैं और वेरीफाई करने के बाद जब जांच कर लेते हैं कि हाँ यही व्यक्ति है, तो उसके बाद उसको वैक्सीन दिया जाता है। वैक्सीन देने के बाद फिर जो है उसको आधा घंटा के लिए ऑब्जर्वेशन रूम में जाएगा वो, और आधा घंटा उसको कहा जाता है कुछ भी अगर प्रॉब्लम है वो अभी जो है उनको बता सकते हैं। और जब आधा घंटा पूरा हो जाता है उसके बाद भी उनको जो एक नंबर है वो दिया जाता है। उनको कहा जाता है कोई भी प्रॉब्लम हो, अगर लगे आपको कि ये वैक्सीन के बाद हुआ है या वैक्सीन के कारण लगता है, तो उसको इमीडिएटली रिपोर्ट करना है। और जैसे मैंने पहले कहा कि साथ में जो ये एक और सिस्टम होगा कि वहीं पर अवेयरनेस प्रोग्राम भी है। इसके जो अच्छे और जो साइड इफेक्ट हैं या आम लोगों को जिसको भी वैक्सीन लगेगा, हम ये चाहेंगे कि वो एक एम्बेसडर का काम करे वैक्सीन के लिए और जाके और लोगों को बताए कि देखिए मैंने वैक्सीन लगाई है और इससे कोई गलत परिणाम नहीं है और मैं ठीक हूं बिल्कुल। तो ताकि लोग उत्साहित हों और जिनको जरूरत है वो केवल इसलिए मना ना करें शंका से कि हमने ये सुना। एक्चुअली आज की डेट में हम सोशल मीडिया को बहुत अच्छा मानते हैं, लेकिन साथ ही साथ उसके कुछ एक हम ये कहते हैं कि व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी जो है वो उसके कारण बहुत सारे लोग गलत मैसेजेस या गलत व्हाट्सएप जब देखते हैं, उसके कारण जो उनको बेनिफिट होना चाहिए था उसके लिए उसका उल्टा नुकसान होता है। तो वो क्योंकि जिनको नॉलेज नहीं है वो व्हाट्सएप से पढ़ लेते हैं, तो वो उसका जो है ये रहता है कि उनके दिमाग में रहता है कि मैंने व्हाट्सएप पे देखा था, देखिए वो उस व्यक्ति की इस वैक्सीन से डेथ होगी या उसका लकवा मार गया या उसको कोई और प्रॉब्लम हुई है। तो वो जो आई थिंक रेगुलेटर हैं उसके लिए कोशिश भी कर रहे हैं कि इस तरह के जो व्हाट्सएप हैं ना सर्कुलेट हों और सब पॉजिटिविटी के साथ जो है वैक्सीनेशन प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करें। जी जी डॉक्टर साहब, आपके यहाँ स्टोरेज की कैपेसिटी कितनी है अभी? अभी जो उम्मीद कर रहे हैं कि हमारे पास, क्योंकि पहले हम सोच रहे थे कि एक साथ वैक्सीन आएगी, लेकिन अब फेज वैक्सीन आएगी और उसके बाद आगे जाती रहेगी, तो 6 से 7 लाख डोजेज अभी रखी जा सकती हैं और जिसको आगे बढ़ाया जाएगा। तो उसके बाद जैसे जैसे जरूरत होगी तो उसके हिसाब से हम लोग उसकी क्षमता देखेंगे। डॉक्टर साहब, एक बात और इसमें समझ में आ रही है कि वैक्सीन की डोजेस कितनी लगेंगी? क्या एक डोज ही काफी होगी कि 2 डोज लगेंगी? देखिए ये बहुत जरूरी और अहम सवाल है। वैक्सीन की जो डोजेज है वो अभी जो जितनी ट्रायल हुई है उसमें देखा गया है कि सिंगल डोज इतनी इफेक्टिव नहीं है, इसीलिए उसको सेकंड या बूस्टर डोज लगाते हैं। उसके कारण जो इफेक्ट आया वो काफी अच्छा और अच्छा परिणाम मिला है। तो आज की डेट में जो दोनों वैक्सीन हमारे यहाँ अप्रूव हुई हैं, दोनों की 2 डोज हैं और 28 दिन के बाद वो लगेंगी और उसको वैक्सीनेशन बेनिफिशियरी को जो बेनिफिशियरी है उसको जैसे पहले वैक्सीन के दौरान मैसेज जाएगा, ऐसे ही उसको जो 28 दिन के बाद वो है उसको पहले ही बताया जाएगा और SMS के द्वारा भी उसको उसकी सूचना दी जाएगी। और ये जरूर है, अगर उसकी डोज 2 डोजेज देनी है तो प्लीज ये ध्यान रखें हर आदमी कि जिसको 1 डोज लगी वो जरूर दूसरी डोज लगवाए और उसी वैक्सीन की लगवाए जिसकी पहले लगी। जी बिल्कुल बिल्कुल। डॉक्टर साहब, दिल्ली की बात करें अगर, तो दिल्ली में सबसे पहले चरण में जो स्वास्थ्य कर्मियों को लगाई जानी है वैक्सीन, क्या कुछ फिगर समझ में आ रही है?
देखिए अभी जो पहले चरण में हम कहेंगे, आज की डेट में ये कहना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि अभी जब वैक्सीन लगेगी तो जी। उसके बाद देखिए, जैसे आपने शुरू में कहा था कि बहुत सारे लोग इसके अंदर स्वैच्छिक जो रजिस्टर करे हैं, और हमारे हेल्थ के वर्कर भी उसी श्रेणी में आते हैं। तो ये आंकड़ा देना बहुत मुश्किल है, लेकिन मुझे मालूम है कि जितने भी स्वास्थ्य कर्मी हैं, मैं कहूँगा कि वो बढ़-चढ़-कर जो है सारे लोग उसके अंदर आए, और आईएमए ने भी अपने डॉक्टरों से अपील की है, और एज़ माइक्रोबायोलॉजिस्ट मैं भी चाहूँगा कि जितने भी डॉक्टर लोग हैं, नर्सेज़ हैं और हमारे पैरामेडिकल भाई लोग हैं, वो सब लोग इसमें पार्टिसिपेट करें। डरे नहीं, क्योंकि इससे कोई नुकसान नहीं है, बेनिफिट ही होगा। बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर साहब, जिस तरीके से पूरे देश में 16 तारीख से वैक्सीनेशन शुरू होने जा रहा है, बहुत बड़ा अभियान है। जैसा आपने पहले बताया कि पहली बार वयस्क लोगों को इतनी बड़ी संख्या में वैक्सीन लगाने का जो अभियान है, वो भारत जैसे देश में चल रहा है। मुझे लगता है दुनिया भर में भी शायद इतना बड़ा वैक्सीनेशन अभियान कभी इसके पहले नहीं हुआ होगा। तो डॉक्टर साहब, इसमें जो सबसे बड़ी चीज एक और आपसे समझने वाली है कि वैक्सीन का जो पूरा एक क्रम होता है कि भाई आपको वैक्सीन लगाई गई, फिर आपको 28 दिन बाद दूसरी डोज उसकी लगाई जानी है। इसमें स्वैच्छिक रूप से जो बात कहते हैं कि भाई आपको इसमें आपको रजिस्टर करना पड़ेगा, तो क्या इसको लेकर कोई मतलब जैसे आपने कहा सभी लोग जो लगवाएंगे वो खुद एम्बेसडर की तरह जाके अपना प्रचार करें और प्रसार करें कि कुछ भी नहीं है और सभी चीजें सुरक्षित हैं, इसमें क्या किसी तरीके का कार्यक्रम अस्पताल के स्तर पर चलाया जा रहा है? नहीं, सरकार की तरफ से बिल्कुल चलाया जा रहा है, और अभी जो ड्राई रन हुए थे उसके अंदर भी काफ़ी लोगों में जिज्ञासा थी, और देखने के लिए लोग आए थे। हमने तीनों हॉस्पिटल में जैसे अभी किया था, पीछे चाचा नेहरू में भी, दिल्ली स्टेट कैंसर में और राजीव गांधी में भी, उसका रिस्पॉन्स बहुत अच्छा रहा। हमारे स्वास्थ्य कर्मी भी और जो दूसरे लोग हैं जो देखने के लिए आए थे, वो भी बहुत ही उत्साहित थे, बल्कि बहुत सारे लोगों ने आके हमें कहा कि सर हमें कब वैक्सीन मिलेगी? तो उससे लगता है कि आम लोग भी अभी इच्छुक हैं। मेरे को हमारे जानने वाले लोग भी काफ़ी फ़ोन करते हैं और पूछते हैं कि डॉक्टर साहब कब वैक्सीन आएगी और हम कब इसका लाभ उठा पाएँगे? तो ऐसा नहीं है कि नेगेटिविटी, मैं कहूँगा पॉजिटिविटी भी है। बहुत सारे लोग वेट कर रहे हैं कि उनका नंबर कब आएगा, और मैं तो समझता हूँ कि जैसे-जैसे ये वैक्सीन अभी 2 हैं, और बहुत जल्द मुझे लगता है कि तीसरी वैक्सीन भी हमें मिल जाएगी, ज़ायडस कैडिला की, और 2 वैक्सीन का और ट्रायल चल रहा है। तो मुझे लगता है 1-2 महीने के अंदर कुछ और वैक्सीन मिलेगी, तो हमारी जो कैपेसिटी है वो बढ़ जाएगी। तो जो हमारा टारगेट है 30 करोड़ लोगों का, वो उसका बहुत जल्द पूरा कर पाएँगे। और अगर एक बार 30 करोड़ लोगों को वैक्सीन लग गई, तो मुझे लगता है कि कोविड से हम निजात पा लेंगे बहुत जल्द। क्या बात है! बहुत अच्छी बात डॉक्टर साहब आपने कही है कि कोविड से निजात पा लेंगे। ये लाइन सुनने के लिए लोगों की कान तरस रहे हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, एक चीज और जानना चाहूंगा कि कुछ लोगों को कोरोना हो चुका है, उनके अंदर एंटीबॉडीज होते हैं। क्या ऐसा भी कुछ प्रोटोकॉल है कि कुछ लोगों को या किन लोगों को वैक्सीन नहीं लगाई जा सकती है? देखिए ऐसा है, पहली बात तो 2 चीज़ें हैं, मैं कहूँगा कि नंबर 1, जिनको पहले इन्फेक्शन हुआ, जी। चाहे उनमें एंटीबॉडीज़ हों और चाहे ना हो। जी। अगर हम देखें तो ये सारा कैंपेन इसी चीज़ के ऊपर है कि जी। ईच एंड एवरीवन जो जब उसका नंबर आता है उसको वैक्सीन लेनी चाहिए। बिल्कुल ठीक है। तो उसके अंदर कोई टेस्ट कराने की आवश्यकता नहीं है, जी। और इसीलिए इसके अंदर कोई कन्फ्यूजन ना हो। नहीं तो ऐसा आम तौर पर होता है कि भी टेस्ट करा लो, एंटीबॉडीज हैं जी। तो आपको जरूरत नहीं है। जी। तो हम ये मानते हैं कि हम इसकी आवश्यकता नहीं समझते। आपको अगर है और एंटीबॉडी हैं जी। शरीर में, तब भी आपको दोनों डोज लगवानी है। वाह! क्या बात! दूसरा दूसरा जो एक क्वेश्चन है कि और किसको नहीं लगवानी है, जी। तो उससे पहले मैं कहूँगा किसको लगवानी है। हर आदमी को जिसका नंबर आता है, जैसे 50 साल से जो उम्र में ज़्यादा हैं, जी। वो वल्नरेबल पॉपुलेशन है। जी। साथ में 50 साल से नीचे अगर वो कोमॉर्बिड हैं, जैसे कैंसर के पेशेंट हैं, हाइपरटेंसिव है, डायबिटीज़ है,
या किसी और लाइफ डिबिलिटेटिंग डिजीज से पीड़ित हैं, उन सबको रजिस्टर कराना चाहिए, और क्योंकि वो बहुत वल्नरेबल हैं और वो हमारे लिए उतने ही इम्पोर्टेंट है जितने के दूसरे लोग, तो इसलिए मेरे को उनको जरूर वैक्सीन लगवानी चाहिए। आज की डेट में 18 साल से नीचे वैक्सीन नहीं लग रही है क्योंकि इसका अभी ट्रायल नहीं हुआ, तो इसलिए उसकी अप्रूवल नहीं है। नंबर 2, जो प्रेग्नेंट वुमेन है उनमें ट्रायल नहीं हुआ, इसलिए आज की डेट में प्रेग्नेंट लेडीज को भी वैक्सीन नहीं लग सकती। तो ये 2 आप छोड़ दीजिए, बाकी सबको जिनको बीमारी कोई है अगर, तो उनको भी वैक्सीन लगनी है। स्वस्थ आदमी को तो अगर वो लगाना चाहे तो स्वेच्छा से, उनका नंबर जब आएगा तो लगवाएं जरूर। जी डॉक्टर साहब, अंतिम सवाल आपसे कि जब इतने सारे लोगों को 30 करोड़ लोगों को वैक्सीन लग जाएगी, और जैसा आपने कहा कि 18 साल से कम उम्र और गर्भवती महिलाओं को नहीं लगाई जाएगी क्योंकि उनके ऊपर ट्रायल नहीं हुआ है, तो जब 30 करोड़ लोगों को वैक्सीन लग जाएगी तो भारत देश में कैसी स्थिति होगी? क्या हर्ड इम्यूनिटी जैसी बात होगी कि उसके बाद फिर जरूरत नहीं पड़ेगी? आखिर स्थिति क्या होगी? कुछ इसका आकलन अगर आप बता पाए तो। देखिए, वैक्सीनेशन का जो कॉन्सेप्ट है वो बिल्कुल आपने सही कहा। इसका अक्सर जो है ना, अगर ये लोग कहें कि वैक्सीन मुझे लगी मैं अब सेफ हो गया, वो बिल्कुल गलत बात है। मैं ये कहूंगा वो आधा सच है एक तरह से। हम ये कहते हैं कि वैक्सीन आप अपने लिए नहीं लगा रहे बल्कि देश के लिए लगा रहे हैं। बिल्कुल ठीक। तो इसमें हर व्यक्ति का, जो एक हर्ड इम्यूनिटी की बात आपने कही, जब 30 करोड़ लोगों को वैक्सीन लगेगा, इसका मतलब यह है कि 30 करोड़ लोगों को इन्फेक्शन हो गया, और जो लोग आप जिनको नेचुरली इन्फेक्शन हुआ वो जोड़ देगा तो हो सकता है उस टाइम तक 40 करोड़ या 50 करोड़ के आसपास लोग हों जिनको वो इस कंडीशन में है कि उनके अंदर एंटीबॉडीज हैं, वो एंटीबॉडी जो हमें कोविड से बचा पाएंगी, न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडी बोलते हैं। तो अगर वो एक बार हो गया, और तो मैं कहूंगा कि 50% तक शायद ना पहुंचे, लेकिन अगर 40% भी पहुंच जाए तो एक हार्ड इम्यूनिटी की तरफ हम बढ़ जाएंगे। और वो फिर अपने आप में वो 40 से कब 50 होगा, 50 से कब 60 होगा, वो एक चेन सिस्टम होगा और एक बैरियर एक दूसरे के लिए बन जाएंगे। वैक्सीन का एक बहुत अहम रोल है वो, कि जब इन्फेक्शन एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में जाती है, अगर बीच में 2 व्यक्ति ऐसे हैं जिनको वैक्सीन लगी है या वो पहले से बीमार है, तो उनको कम से कम कोविड नहीं फैला पाएंगे। तो ऑटोमेटिकली इन्फेक्शन का जो प्रभाव है वो धीरे धीरे करके हम लोगों में फैलना बंद होगा, और कोविड से डेफिनेटली नहीं जाता। लेकिन जो इसके साथ मैं जरूर कहूंगा, कोविड वैक्सीन चाहे 1 करोड़ लोगों को लगे या 3 को और या 30 करोड़ को, हमें अभी ये जो 3 बेसिक चीजें सीखी है, जिंदगी ने सिखाई है, मास्क पहनना, 2 गज की दूरी और हैंड सैनिटेशन, बिल्कुल ठीक है, ये नहीं छोड़ना जब तक कि पूरी तरह से जड़ से कोविड को हम नहीं उखाड़ पाएंगे। बिल्कुल ठीक है। आपको जैसे मालूम है कोविड अभी है और हम चाहेंगे कि क्योंकि एक ऐसी स्थिति आए कि कोविड एंडेमिक अगर होता है कि आमतौर पर जैसे हमारे यहाँ टाइफाइड है या कोई और बीमारी है या फ्लू है दूसरा, तो हम इस रिलेशनशिप में आ जाएं अगर किसी भी बीमारी से, तो धीरे धीरे करके वो इम्यूनिटी लेवल हमारा रहता है, तो तब जो है हमें डरने की आवश्यकता नहीं होगी। लेकिन उसके लिए अभी वक्त लगेगा, और इसीलिए आम जनमानस का योगदान बहुत जरूरी है। वैक्सीन एक प्रोग्राम है, साथ में जो प्रोग्राम हम मिलके अभी कर रहे हैं, थोड़ा सा दिक्कत जरूर होती है कि हमें हर जगह जाने के लिए आज की डेट में एक दूसरे को पहचानने में दिक्कत होती है कि वो मास्क के पीछे कौन है, लेकिन हम धीरे धीरे करके ये यूज्ड टू हैं, और मुझे अच्छा लगता है जब आम जनता भी उसको पहनती है। हालांकि मैं चाहूंगा कि वो जो ठोड़ी के ऊपर मास्क पहनते हैं उसको नाक के ऊपर पहने, और ताकि वो एक दूसरे की रक्षा करें, और कोविड से बहुत जल्द हम छुटकारा पाएंगे। फिर क्या बात है। एक समय वह भी था डॉक्टर साहब जब हम आपसे बात करते थे और एक भय जैसा माहौल था,
ऐसा लगता था कि कोरोना खत्म होगा या नहीं, कभी वो दिन भी आएगा कि हम सुरक्षित कह पाएंगे अपने आप को या नहीं। जिस तरीके की आज आपसे बातचीत हुई है उससे कितना सुखद अनुभव हुआ है। तय बात है कि चीजें अच्छे की तरफ बढ़ रही हैं, हम सुरक्षित होने जा रहे हैं और समय के संग हमें अभी ये भूलना नहीं है कि अभी भी कोरोना है और हमें उसी तरीके की सावधानियां बरतनी है जैसे कि हम बरतते आ रहे हैं। आपने हमें अपना बहुमूल्य समय दिया, बहुत सारी जानकारियां दी, कई शंकाओं का समाधान किया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर शेरवाल जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नमस्कार। नमस्कार।